For the 14-year-old Arushi, it was a life cut short. This is the young girl in her own words. Her school project on her... This is the way they behave. I'm completely shocked at this. They can say anything. ये पीछे L32 वही घर है जहाँ पर आरुषि और घर के नौकर हेमराज। फैसले को निरस्त कर दिया गया है। दोनों तलवार दंपति को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले से इस हाई कोर्ट नोएडा दिल्ली से सटा एक ऐसा शहर जो कि अपने ही सपनों की रेस में दौड़ रहा है, लेकिन 2008 का नोएडा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सेक्टर 25 जलवायु विहार ये एलीट प्रोफेशनल्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स का घर माना जाता है। यहाँ का फ्लैट L32। इस फ्लैट के पीछे एक ऐसी वारदात घटने वाली थी जो बनने वाली थी इंडिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री। 15 मई 2008 राजेश और नुपुर तलवार अपने क्लिनिक में पेशेंट देख रहे थे और उनकी बेटी आरुषि तलवार अपने स्कूल में थी और उनके घर पे था उनका नेपाली नौकर हेमराज जो कि घर के कामों में लगा हुआ था। और लोग इस फैमिली को देख के कहा करते थे कि दिस हैज टू बी अ परफेक्ट फैमिली, पर परफेक्शन के पीछे भी कई सारे राज दफन होते हैं। 15 मई की शाम को आरुषि स्कूल से लौटती है। अगले दिन उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी। 14 मई को उसका 14वां बर्थडे था। उस बर्थडे के दिन राजेश उसको एक सोनी का कैमरा गिफ्ट करता है और उस रात वो खींचती है अपनी आखिरी तस्वीर जिसमें वो मुस्कुरा रही थी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये मुस्कुराहट उसकी जिंदगी की आखिरी मुस्कुराहट बनने वाली थी। रात के 11:30 बजे नुपुर ने आरुषि को आखिरी बार सोते हुए देखा और राजेश रात के देर 12:08 तक अपने ही लैपटॉप पर इंटरनेट पर कुछ सर्फिंग कर रहा था। पर उस रात उसके बाद पूरे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा पूरे कत्ल की आहट को छुपा रहा। 16 मई सुबह के 6 बज रहे थे और मेड भारती हमेशा की तरह डोरबेल बजाती है, पर आज कुछ अलग हुआ। डोरबेल बजाने के बाद भी नुपुर ने दरवाजा नहीं खोला। उसने पहली बार बजाया, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर तीसरी बार में नुपुर आई और उसने कहा कि शायद हेमराज दूध लेने गया है और वो बाहर से दरवाजा लॉक करके चला गया है। उसके बाद भारती को नुपुर जो है वो बालकनी से फेंक के चाबी देती है। उसके बाद भारती घर के अंदर आती है। घर के अंदर आते ही उसने देखा कि नुपुर और राजेश बहुत ज्यादा रो रहे थे। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर वो थोड़ा सा ही अंदर गई, उसने देखा कि एक लाश जो कि सफेद कपड़े से ढकी थी और ये किसी और की नहीं बल्कि थी आरुषि की। इस लाश को देखकर भारती एकदम हैरान हो जाती है और आरुषि का गला इतना सर्जिकल प्रिसीजन से काटा गया था कि एक एक खून का कतरा उसकी नसों से बाहर आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था डाइनिंग टेबल पर एक स्कॉच की बोतल, उस पर खून के निशान थे। कातिल ने कत्ल करने के बाद क्या वहां बैठकर शराब पी या बस ये पुलिस को गुमराह करने के लिए एक साजिश थी। उसके बाद यूपी पुलिस पहुंचना शुरू हुई। इंस्पेक्टर दत्ता राम ने सबसे पहली गलती ये कर दी कि उन्होंने क्राइम सीन को सील ही नहीं करा। जितने भी लोग थे वो सब आ रहे थे, बेड पे बैठ रहे थे, पानी पी रहे थे, पूरे जो एविडेंस थे वो मिटा दिए गए। और उसके बाद सबका एक ही सवाल था कि हेमराज कहाँ गया। राजेश ने सीधा हेमराज पर यह सवाल उठाया कि उसने ही मेरी बेटी आरुषि को मारा है और वो वापस नेपाल भाग गया है। अब डेट आ चुकी थी 17 मई। आरुषि की लाश शमशान घाट में खाक हो चुकी थी और शहर में हो चुका था बहुत ही ज्यादा गुस्सा कि कातिल को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। उसी के बाद रिटायर्ड ऑफिसर डीएसपी के गौतम वहां पहुंचे। उन्होंने देखे कि सीढ़ियों पर खून के निशान हैं और जब उन्होंने टेरेस की गेट का चाबी मांगा तो उन्हें कहा गया कि चाबी है नहीं। चाबी ना मिलने पर उन्होंने गेट तोड़ा और जैसे ही वो अंदर गए सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा एक सड़ी हुई लाश जो कि पुराने कूलर के पैनल के पीछे पड़ी थी और ये किसी और की नहीं बल्कि हेमराज की थी। अब जो केस था वो पूरी तरीके से पलट गया था। हेमराज मारा जा चुका था और वो कातिल नहीं था, तो फिर कातिल था कौन? और एक चीज जो पुलिस ने नोटिस की कि हेमराज का गला भी ठीक वैसे ही काटा था जैसे आरुषि का गला। इसका मतलब था कि कातिल कोई ऐसा था जिसको कि सर्जिकल ब्लेड्स चलाना बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। और यहाँ से शुरू होती है यूपी पुलिस की एक घिनौनी थ्योरी जिसने तलवार खानदान को पूरे देश के सामने गिरा के रख दिया। आईजी गुरदर्शन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा ही तलवार फैमिली पर इल्जाम लगाया ऑनर किलिंग का, एक बाप पे अपनी ही बेटी को मारने का इल्जाम। जो विवेचना की गई है, जो तथ्य इकट्ठे किए गए हैं, उसके आधार पर इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला जो
प्राइम अक्यूज है वो डॉक्टर देश तलवार है, जिसने अपनी स्टूडेंट बच्ची का भी कत्ल किया और अपने सर्वेंट का भी। उस प्राइम अक्यूज को नोएडा पुलिस की तफ्तीश के आधार पर नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने आरुषि के चरित्र पर ये कीचड़ उछाला, पर क्या ये बात सच थी या नोएडा पुलिस अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानियां बना रही थी? इस केस का सबसे बड़ा रहस्य उन जख्मों में छुपा था जो आरुषि और हेमराज के गले पर थे। वो क्लीन कट। सुनील दौरे, जिन्होंने इनका पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कहा कि ऐसा क्लीन कट मारना किसी भी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है और इसे कानूनी भाषा में सर्जिकल प्रिसीजन कहते हैं। क्योंकि राजेश और नुपुर दोनों ही डॉक्टर्स थे तो पुलिस को 2 और 2 जोड़ने में जरा भी टाइम नहीं लगा। सवाल ये उठता है कि किसी नौकर जो कि नेपाल से है, जहाँ कुकरी चलाने को एक स्पेशलिटी मानी जाती है उनकी, वो ऐसा क्लीन कट नहीं दे सकता। लेकिन असली ट्विस्ट आया गोल्फ स्टिक से और यहाँ पर चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि दोनों के ही सर पर एक ट्रायंगुलर जख्म था, निशान था, जो कि किसी भारी चीज से मारने के बाद होता है। और जो राजेश तलवार थे वो गोल्फ खेलने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। उनकी विल्सन कंपनी की जो गोल्फ स्टिक्स थी उनको लैब भेजा गया और लैब में पता चला कि उनमें से किसी एक स्टिक को इतनी अच्छी तरीके से साफ किया गया है कि वो जरा से भी गंदी नहीं लग रही थी, जबकि बाकी की जो सारी स्टिक्स थी उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी जमा थी। ये केस इतना अजीब था कि इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई भी 2 टीमों में बढ़ चुकी थी। पहली टीम, जिसे जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार लीड कर रहे थे, उनका मानना था कि माँ बाप की इसमें कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने साइंटिफिक एविडेंस पर भरोसा करने का सोचा और उन्हें लगा कि घर के जो नौकर थे, कृष्णा, राजकुमार और विजय, उन्होंने ये कत्ल किया है। उन्होंने इन तीनों को अरेस्ट भी किया। लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट और यहाँ पर एंट्री होती है इंस्पेक्टर AGL कॉल की और उनका मानना था कि इसमें नौकरों की कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि नौकरों का इसमें कोई फिजिकल एविडेंस मिल ही नहीं रहा है और उन्होंने अरुण कुमार की सारी जो थ्योरी थी वो रद्दियों में फेंक दी। एक ही केस पर 2 सच, 2 अलग अलग पहलू के साथ, एक साइंटिफिक एविडेंस और एक लॉजिकल एविडेंस। और इसी कश्मकश में ये केस 15 साल तक खिंच गया। अब बात करते हैं उस सबूत की जो अगर कोर्ट मान लेती तो जो कातिल है वो जेल के अंदर होते, द नार्को एनालिसिस। पहले कृष्णा, जो कि राजेश का असिस्टेंट था, उसको ट्रुथ सीरम दिया गया और उस नींद की हालत में जो कृष्णा ने बताया वो सुनकर सीबीआई टीम के होश उड़ गए। कृष्णा ने कहा, हम उस रात वहां गए थे, हमने शराब पी, हेमराज ने हमें अंदर बुलाया और फिर हम आरुषि के कमरे में घुसे। उसने पूरी दास्तां बता दी कि कैसे उन्होंने आरुषि को मारा और हेमराज को टेरेस पे ले गए और वहां भी उसे खत्म कर दिया। और उसके बाद राजकुमार और विजय ने भी मिलती जुलती कहानियां बताई। लेकिन इंडियन कानून कहता है कि नींद में कही गई ये सारी बातें मानी नहीं जा सकती, क्योंकि कभी कभी डर में जो दिमाग है बहुत सारी चीजें अपने खुद ही बना लेता है और बुन लेता है। और सीबीआई जो की सेकंड टीम थी, उनका भी यही कहना था कि कृष्णा की ये स्टोरी पूरी तरीके से प्लांटेड थी, मतलब ये सच नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि तीनों ने एक ही कहानी कैसे सुनाई। नवंबर 2013, गाजियाबाद का स्पेशल सीबीआई कोर्ट। माहौल में इतनी ज्यादा टेंशन थी कि सबकी सांस लेने की भी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। जज श्यामलाल अपनी कुर्सी पर बैठे थे और उनके सामने रखा था वो फैसला 200 पन्नों का। जज साहब ने कहा, ये केस डायरेक्ट सबूतों का नहीं बल्कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थितियों का है। उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉइंट रखा, थ्योरी ऑफ लास्ट सीन। कोर्ट का मानना था कि उस रात जब ये सब कुछ घटा तो उस घर में सिर्फ 4 लोग थे, राजेश, नुपुर, आरुषि और हेमराज। 2 लोगों की मौत हो गई और 2 बच गए, तो कत्ल उन्होंने ही करा है जो जिंदा बचे। जज ने राजेश और नुपुर को आरुषि और हेमराज की हत्या का दोषी ठहराया। गलत FIR करवाने और सबूत मिटाने के लिए भी उन्हें सजा सुनाई गई और उनकी सजा थी उम्र कैद। तलवार्स को दसना जेल में भेज दिया गया और ऐसा लगा कि आरुषि को फाइनली इंसाफ मिल चुका है। पर क्या सच में ये एक इंसाफ था या ये सजा दी गई थी बस एक शक के ऊपर? सजा सुनाने के अब 4 साल बीत चुके थे। राजेश और नुपुर अब कैदियों का इलाज कर रहे थे, लेकिन उनकी लीगल टीम ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। केस पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। जस्टिस BK नारायण और जस्टिस AK मिश्रा ने केस को एक नए सिरे से देखा। 12 अक्टूबर 2017 कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जिसने सीबीआई के पिछले 10 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने लिंक्स जोड़ने के लिए इमेजिनेशन का सहारा लिया है और कातिल अभी तक कौन है वो 100% प्रूव नहीं हुआ और जब तक गिल्ट 100% प्रूव ना हो हम किसी को भी सजा नहीं दे सकते। इसे कानूनी भाषा में कहा गया बेनिफिट ऑफ डाउट।
और इसी बनाम पर राजेश और नूपुर तलवार को जेल से रिहा कर दिया गया। आज 15 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है और वो सेक्टर 25 का फ्लैट L32 आज भी वहीं खड़ा है। पड़ोसियों का कहना है कि उस फ्लैट के बाहर अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है और जब भी कोई उस फ्लैट के सामने से गुजरता है वो अपनी रफ्तार तेज कर लेता है। राजेश और नूपुर तलवार अब एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी द किलिंग ऑफ आरुषि, जिसमें उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाए। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल वही है जो 16 मई 2008 को था कि हु किल्ड आरुषि।